पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह एक खाना बदोश जनजाति जो कि मंगोल कहलाती है अपने पराक्रम और रण कौशल से मंगोल साम्राज्य को विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर स्थापित कर लेती है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह चंगेज खां के नेतृत्व में यह साम्राज्य फला फूला और पूरा संसार इसके नाम से आतंकित हो गया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि चंगेज खां की मृत्यु के बाद मंगोलों का क्या हुआ और उनका साम्राज्य किस तरह से आगे बढ़ा। चंगेज खां के बाद मंगोल। चंगेज खां की मृत्यु के बाद हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। हालांकि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। इसीलिए उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित हो जाने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। जब प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के वंश की तोलुयिद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मोंके, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलोई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के बाद 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। सामाजिक, राजनैतिक और सैनिक संगठन। मंगोलों और अन्य अनेक खानाबदोश समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों को मिलाकर एक सेना बनाई जाती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खां की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग शामिल थे। केराइटों जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज खान ने संकल्प किया था कि वो उन विभिन्न जनजातीय समूहों को मिटा देगा जो उसके महासंघ के सदस्य थे। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी, जो 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल, कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थीं। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त किया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उसके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार की अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसे तुमन कहा जाता था।
इसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थीं और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थीं, उन्हें नोयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वो समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी ही निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से ऐसे अनेक व्यक्तियों को आंडा यानी सगा भाई कहकर सम्मानित किया, जो ये दर्शाता था कि चंगेज खान के संबंध अपने नौकरों के साथ भी बहुत गहरे थे। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात्य वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नई हायरार्की में चंगेज खान ने अपने नव विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलुस का गठन हुआ। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थीं। उसके सबसे बड़े बेटे जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा यानी उलुस निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे बेटे चगताई को तूरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वो जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे ये अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने संकेत दिया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोई ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां निर्धारित कर दी। इन सैन्य टुकड़ियों को तामा कहा जाता था, जो प्रत्येक उलुस में तैनात रहती थीं। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरकारों की परिषद यानी किरीलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामाजिक रूप से लिए जाते थे। चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जा सके। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्राप्त करते थे। इसे कुबकुर कहा जाता था। इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान की मृत्यु के बाद इस हरकारी पद्धति में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में भी सहायता मिलती थी। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इनकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है। जब मंगोलों के सैन्य अभियानों में विराम लगा, तब यूरोप और चीन के भूभाग आपस में जुड़ गए। मंगोल विजय के बाद शांति का माहौल बन गया और व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, लेकिन पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेस कहा जाता है, जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे,
जिसका अर्थ यह था कि वे मंगोल शासक की सत्ता स्वीकार करते हैं। 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में खानाबदोश और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरण के लिए 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त किसानों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते शुंग वंश की पराजय के बाद दक्षिणी चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खां का पोता कुबलई खान कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान, जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तोलोई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आएगी। उसका इस तरह से किसानों के पक्ष में आवाज उठाना चंगेज खां को भी हैरान कर देता था। आगे चलकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस यानी अपने व्यक्तिगत अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। जाहिर है कि यह उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खां के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाह भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलोई के वंशजों ने युआन और इलखानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह यानी गोल्डन हॉर्ड का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया, जहां पर चगताई के वंशजों का राज था, तथा रूस के स्टेपी निवासियों में खानाबदोश परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। उस समय रूस को गोल्डन होर्ड के नाम से जाना जाता था। चंगेज खां के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर अलग अलग वंश समूहों में बंट जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। साफ तौर पर यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा टोलीईद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। बहुत हद तक ये सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। चंगेज खां के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी एक धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वो तस्वीर पेश नहीं कर सकते थे जैसी चंगेज खां ने की थी। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनैतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे अल्पसंख्यक ही थे। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। आज जब हम चंगेज खां को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति की छवि जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्ति दिलाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के कई यात्री आकर्षित हुए। चंगेज खां के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ
प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। ये उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य शासक तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, उसने अपने राजा को घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खां का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज खां को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन वहां पर बड़े ही गर्व के साथ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।